everyone, welcome to the milestone classes. Today we are going to do from the subject Introduction to the Indian Constitution, and we are going to do the unit number 3 and lesson number 3, that is about fundamental rights that are given in our constitution. The subject is obviously political science, and बाकी की जो यूनिट 1 and 2 है that had been already been upload on my channel. Please go check it out and please subscribe to my channel. So let's begin with the introduction of this unit. This is one short video and a very quick summary video. So in this we are going to do the fundamental rights. हमें earlier classes में बताया हुआ है कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं, एंड ये ऐसे राइट्स होते हैं जो हर एक ह्यूमन बीइंग के पास, हमारे हर एक इंडियन सिटीजन के पास होते हैं बाय बर्थ, मतलब उनको कोई चेंज नहीं कर सकता, एंड इट इज़ इंक्लूडेड थ्रू दी आर्टिकल्स 12 to 35. सो लेट्स गो थ्रू इट कि क्या क्या आर्टिकल्स हैं एंड क्या क्या हमारे पास राइट्स हैं. सो सबसे पहले है the foundation. Fundamental rights, this is not a right basically. So fundamental rights are basic rights guaranteed by the constitution to protect freedom, equality एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स. यानी कि हमारे इंडिया में जितने भी सिटीजन्स रह रहे हैं, ये फंडामेंटल राइट्स ये चीज़ गारंटी करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू उन्हें फ्रीडम भी मिलेगी, इक्वालिटी भी मिलेगी और डिग्निटी भी मिलेगी. So here are some 4 pillars that are being written here as a foundation कि ये तो this should not be amended in any situation. So protect individual liberty, सब फ्री हैं. प्रिवेंट मिस यूज ऑफ गवर्नमेंट पावर, गवर्नमेंट जो है अपनी पावर का मिस यूज नहीं कर सकती है. इंश्योर इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेसी. Coming to the next slide is about fundamental rights are the cornerstone of Indian democracy. यानी कि अगर जो fundamental rights हैं वो ना हो, so Indian democracy की जो नींव है वो हिल सकती है. इसलिए फंडामेंटल राइट्स ज़रूरी हैं और वो डेमोक्रेसी को इंश्योर करने में भी हेल्प करते हैं. So coming to these 6 pillars of Indian democracy, or 6 not pillars but ये पिलर की फॉर्म में है, बट इट मीन्स टू बी हर एज इंडियन डेमोक्रेसी में हमारे पास कितने राइट्स हैं. सो फर्स्ट इज right to equality between article 14 to 18, right to freedom article 19 to 22, right against exploitation article 23 to 24, right to freedom of religion article 25 to 28, cultural and educational rights article 29 to 30, and rights to constitutional remedies, that is very important and core heart of these fundamental rights that guarantees other 5 rights of individual, that is given in article number 32. These 6 load bearing protection designed to secure human dignity and development. Coming to the pillar number 1, and पिलर नंबर 1 बेसिकली मेन तो है, यहाँ पे मैंने पिलर्स के थ्रू दिखाया है, इसका मतलब एक्चुअल नहीं है दैट दीज आर पिलर्स. पिलर्स तो हमारे पास 3 पिलर्स होते हैं. टेल मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाट आर द 3 पिलर्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी. एंड 4th पिलर हम किसे कहते हैं? मीडिया को कहते हैं. सो टेल मी फर्स्ट 3. ओके, so I'm waiting for the answer. Now pillar number 1 suggests here right to equality, the first fundamental right that is very basic and given from 14 to 18 articles, that tells equality before the law and equal protection of all the laws. यानी कि जितने भी laws हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखे हैं, एंड ये laws जो है सबके लिए equally important है, एंड ये laws जो है प्रोटेक्ट करते हैं, गारंटी करते हैं एक इंडिविजुअल के राइट्स को. मतलब कि किसी के साथ भी अनजस्टिस नहीं हो सकता, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स और एनी काइंड ऑफ रेस और बर्थ प्लेस. एंड इट ऑल्सो अबॉलिश ऑफ अनटचेबिलिटी एंड टाइटल्स, यानी कि आप किसी को उनके बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग आप अनटचेबल नहीं कह सकते हो. देयर इज नथिंग लाइक दैट इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई अमीर का बच्चा है तो उसे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, गरीब को नहीं मिलेगा. देयर इज नथिंग लाइक दैट. ऑल्दो
करप्शन में सब चलता है, सब होता ही है, बट आर कॉन्स्टिट्यूशन डजंट गारंटी दैट. सो हेयर it promotes social justice and equal treatment. Coming to the second fundamental right, that is the architectures of liberty, that means basically the right to freedom, right? It tells about that protection of life and personal liberty. आर्टिकल नंबर 21 में हमें ये चीज़ दे रखी है, 19 से 21 में, कि हमारी लाइफ में जितनी भी चीज़ें, चाहे वो फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, एक्सप्रेशन हो, प्रोफेशन हो, रेजिडेंस हो, मूवमेंट हो, एसोसिएशन हो, असेंबली हो, सब चीज़ की फ्रीडम हमारे पास है और वी कैन चूज बाय आवर सेल्फ. और ये जो हमारे पास फ्रीडम है ये बाय बर्थ है. एडिशनल प्रोटेक्शंस क्या है? प्रोटेक्शन इन क्रिमिनल केसेस, प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्टिब्रिटी अरेस्ट एंड डिटेंशन, यानी कि कोई भी हमें बिना हमारी मर्जी के, दैट मीन्स जब तक उनके पास अरेस्ट वारंट ना हो, कोई हमें अरेस्ट नहीं कर सकता है. एंड वी हैव लिबर्टी टू लिव आवर लाइफ. दैट टेल्स अबाउट द आवर सेकंड फंडामेंटल राइट. कमिंग टू the this second part of this second fundamental right is the catalyst for the development, and this is one of the very most important article, article 21A, that is the right to free and compulsory education. इसके अंदर हमें क्या बताया गया है? इसमें हमें यही बताया गया है, above the children age, sorry, in between the children age 6 to 14, they have free education in all government schools, and that promotes, obviously the primary objective of this article is to develop literacy education, improve हो बच्चों की, and also essential freedom necessary for the individual personality development and democratic participation. 21A जो है सिर्फ बच्चों का जो है फ्री एजुकेशन को ही नहीं, बल्कि फ्री एंड फेयर पार्टिसिपेशन को भी इनकरेज करता है. साथ में ये भी बताता है कि कोई भी बच्चा अगर कहीं पे भी पढ़ रहा है इस एज के ग्रुप के बिटवीन, तो उसको कोई भी पढ़ने के लिए मना नहीं कर सकता है, ताकि उस बच्चे की जो बेसिक एजुकेशन है वो एटलीस्ट कंप्लीट हो. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो एजुकेशन से रिलेटेड जो हमारे पास राइट है, दैट इज अंडर आर्टिकल 21A. Coming to the third fundamental right, that is right against exploitation. It is comes under the article number 23 to 24. It tells about the a structural safeguard designed explicitly to protect the most vulnerable sections of the society. यानी कि जो ये राइट इस चीज़ को ध्यान में रख के बनाया कि कोई भी तरीके का जो है चाइल्ड लेबर ना हो बच्चे के साथ, कोई भी फोर्स्ड लेबर, मतलब बच्चों को फोर्स अभी भी खैर किया जाता है, लेकिन लीगली दैट इज नॉट नॉट एप्लीकेबल. सो दैट इज फोर्स लेबर, मतलब भीख नहीं मंगवा सकते, ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज नॉट अलाउड. सो ऑल दीज कम्स अंडर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. हाँ, किसी के ऊपर भी बेवजह जुल्म नहीं ढाया जा सकता है. About the fundamental number 4 is right to freedom of religion, that comes article number 25 to 28. That tells about the secularism and religious harmony, यानी कि हर किसी के पास चॉइस है, फुल्ली चॉइस है, डजेंट मैटर उनका बैकग्राउंड कौन से रिलीजन से है. बाय बर्थ कोई भी इंडिविजुअल जो है खुद से अपना रिलीजन, अपना इंटरेस्ट दे कैन चूज. यानी कि जैसे कोई बच्चा किसी और रिलीजन में पैदा हुआ, बट बड़े होके उसका मन किसी और रिलीजन में जाने का कर रहा है, सो दे कैन डू दैट, मतलब दे हैव दे राइट. सो देर इज फ्रीडम टू प्रैक्टिस, यानी अपने जो भी रिचुअल्स है दे कैन डू अनटिल अनलेस वो ह्यूमैनिटी को हार्म नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट इज फ्रीडम टू प्रोपोगेट, यानी कि आप जो है अपने रिलीजन का प्रचार लोगों के बीच में बहुत पीसफुली कर सकते हैं. फ्रीडम टू प्रोफेस एंड फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, यानी कि सब रिलीजन की अपनी अपनी कमिटीज़ भी बनी होती है, वी ऑफन सी दैट. सो दे कैन डू मैनेज देयर रिलीजन अफेयर्स, जो भी उनको करना है, बट make sure they must not harm other people, right? Coming to the pillar number fifth, or we can say fundamental number 5, that is cultural and educational right, articles 29 to 30, that tells about the protecting India's cultural diversity and minority interest, यानी कि यहाँ पर जो है बच्चे की एजुकेशन से रिलेटेड एंड कल्चरल राइट्स को गारंटी किया जाता है यहाँ पर, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है और माइनॉरिटीज़ है, तो ताकि उनको जो है वेलफेयर मिल सके और दे वुड बी हेल्पफुल इन दैट केस. सो
ये इसी के लिए बनाया गया है, द राइट्स टू प्रिजर्व डिस्टिंक्ट लैंग्वेज कल्चर एंड स्क्रिप्ट। यानी कि कई माइनॉरिटीज़ ऐसी हैं जिनका बहुत कम देर इज़ वेरी लेस पॉपुलेशन, सो उनकी जो है लैंग्वेज स्क्रिप्ट वगैरह को जो भी है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो कमिंग टू द नेक्स्ट इज द राइट टू एस्टैब्लिश एंड मैनेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो वही माइनॉरिटीज़ जो हैं अपने इंटरेस्ट को फॉलो कर सकते हैं, अपनी स्क्रिप्ट को, अपनी लैंग्वेज को फॉलो कर सकते हैं, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को भी प्रमोट कर सकते हैं। दे कैन डू दैट एंड मैनेज। अगेन इसके अंदर भी वही शर्त है कि ह्यूमैनिटी को कोई हार्म नहीं होना चाहिए, सो दे कैन डू दैट। So here is the enforcement toolkit about 5 constitutional writs. So writs हमें पता ही होगा, writ जो होते हैं basically constitutional writs that tells about the legal function, right? So there are in total 5. So first is habeas corpus, that literal meaning is produce the detained person, brings an illegally detained person before the court. ये एक legal function है कि इस तरीके से जो है लीगली कोई भी पर्सन को डिटेन नहीं किया जा सकता कोर्ट के बिफोर, उसको मतलब उस पर थप्पा नहीं लगाया जा सकता। सेकेंड इज मैंडमस कमांड टू परफॉर्म ऑर्डर्स अ पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म इट्स पब्लिक ड्यूटी। पब्लिक अथॉरिटी को हम बोल सकते हैं कि अपनी ड्यूटी को करो publicly, right? Prohibition, preventive, stops a lower court from exceeding its legal power. अगर कोई लोअर कोर्ट है वो अपनी मन मर्जी नहीं कर सकता है। देन नेक्स्ट इज साइटोरिवी, सॉरी इफ इट इज रॉन्ग प्रोनाउंसिएटेड। नेक्स्ट इज क्यूरेटिव, इसका लिटरल मीनिंग क्यूरेटिव है, ट्रांसफर्स अ केस फ्रॉम अ लोअर कोर्ट एंड रिव्यूज इट। यानी कि अगर कोई केस जो है लोअर कोर्ट से नहीं सॉल्व हो रहा है, दैट मस्ट बी ट्रांसफर टू अपर वन, एंड ताकि वो रिव्यू किया जा सके, उसके ऊपर काम किया जा सके। नेक्स्ट इज quo warranto, that is by what authority questions the legal authority of a person holding a public office। यानी कि people can legally ask why that authority has been, that means कि लोग questions पूछ सकते हैं to the legal authority कि अगर कुछ भी उनको कोई प्रॉब्लम आ रही होती है। सो you should not go through this literal meaning of writs. You can just remember the writ name and what's its legal function. You must know that. Coming to the last and very important, I had already tell you that is the heart and the soul of constitution by Dr. B.R. Ambedkar, that had been said. uh, Right to constitutional remedies under Article 32. The ultimate enforcement and mechanism, citizens can directly approach the Supreme Court if their fundamental rights are violated, transforming theoretical rights into actionable protections. इसका मतलब ये है कि अगर ऊपर दिए हुए 5 कोई भी जो हमने पढ़ा, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, राइट टू रिलीजियस, कोई भी एनी 5 ऑफ देम में से कुछ भी अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अगर जैसे आपके साथ कोई और इन अदर 5 राइट्स के अलावा कुछ होता है तो आप अपने लोअर कोर्ट में जाते हैं, फिर उसके बाद अगर ट्रांसफ़र करना होता है तो होता है अकॉर्डिंग टू राइट्स। लेकिन अगर फंडामेंटल राइट्स में से आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, आपको कोई भी एक्सप्लॉइट करता है, आपको बोलने नहीं देता है, वॉट एवर नॉट सेंस बोलने के लिए, तो यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू दी your Supreme Court. Next is the Balancing Act, reasonable restrictions. Fundamental rights and individual freedoms, right, are not absolute. Public welfare and state's imperative, public order, security of the state, morality, national interest, a necessary equilibrium to balance the individual liberty with the survival and safety of the democracy. यानी कि ऐसा नहीं है कि आप ये कह दोगे कि स्टेट के पास कुछ अथॉरिटी नहीं है, सिर्फ एक इंडिविजुअल के पास ये अथॉरिटी, हम तो बहुत पावरफुल हैं। येस, यू आर पावरफुल, बट ऐसा नहीं है। पब्लिक वेलफेयर के लिए भी ये नेसेसरी है, और आप कोई स्टेट को नुकसान ना पहुंचाओ, आप कोई लोगों को नुकसान ना पहुंचाओ, इसके लिए भी स्टेट का काम करना भी इतना ही जरूरी है। सो देर इज मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन स्टेट एंड पब्लिक, एंड दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ दिस चैप्टर। द ब्लू प्रिंट रिलाइज सिग्निफिकेंस ऑफ पार्ट थर्ड। यानी कि आपको ये जो मैंने लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि फंडामेंटल राइट्स करते क्या क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस ब्लू प्रिंट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑल दीज फंडामेंटल राइट्स।
ऑब्वियसली दैट प्रोटेक्ट्स डेमोक्रेसी, सेफ गार्ड लिबर्टी, हमें फ्रीडम प्रोवाइड करते हैं, प्रिवेंट करते हैं एक्सप्लॉयटेशन को, प्रोटेक्ट्स मिनॉरिटीज, प्रमोट इक्वालिटी, दैट्स इट, दैट्स आर वेरी सिंपल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स. So all these are actually very important. You need to elaborate in your examination कि किस तरीके से जो है हमारे rights जो है protect किए जाते हैं. And why fundamental rights are important? Because of these points, because it protects democracy, safeguards liberty, prevent exploitation, protect minorities, and promote equality. Thank you so much for watching this video. Please subscribe to the channel, the milestone classes, for upcoming informative videos, and you can check out more videos on my channel. Thank you.